कक्षा के पहले भाग में हमने देखा कि अकबर का जन्म हुआ और अकबर के जन्म के साथ सबसे बड़ी बात ये जुड़ी कि मुगल साम्राज्य का मूल संस्थापक तो आया ही आया। साथ में जो दूसरी बात हुई कि अकबर अपने जन्म के समय राजा वीर साल के घर हैं, जो राजपूत संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सामाजिक परिवेश को बहुत अच्छे से अकबर के दिमाग में स्थापित कर देते हैं। क्योंकि बच्चा है अकबर, और बच्चे जिन परिवारों में आते जाते हैं वहां पे सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो अकबर भी अपने जन्म से ही भारतीय संस्कृति के बहुत करीब है और लगभग उसको आत्मसात भी कर चुका है, यानी उसकी स्थिति जो है वो काफी बेहतर है। फिर बात आगे बढ़ी कि बैरम खान के संरक्षण से निकला और महामंगा के संरक्षण से निकला, जिसको हमने कहा कि वो पेटीकोट रूल था। इतनी बात हमने अपनी पिछले कक्षा में आपसे की। और अब अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं तो वो है अकबर की राजपूत पॉलिसी। दरअसल मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक टॉपिक हम कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं, वो था ओरिजिन ऑफ राजपूत, या राजपूतों का उदय या राजपूतों की उत्पत्ति। इस विषय पे हम बात कर चुके हैं। पर यह तय है कि जब अकबर स्थापित होता है मुगल साम्राज्य में, जब अकबर मुगल सम्राट है, बादशाह है, तब वहां पे स्थिति क्या है? तब स्थिति वहां पे यह है कि भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पे मारवाड़ और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, आमेर, चित्तौड़, यहाँ पे राजपूतों का एक वर्चस्व है। और राजपूतों की शक्ति को दबाए बिना या राजपूतों को साथ लिए बिना या राजपूत शक्ति से सामंजस्य संधि बनाए बिना कोई भी भारत में राजनीतिक एकीकरण की स्थापना नहीं कर सकता। और ये बात अकबर बहुत अच्छे से जानता है। अकबर जानता है कि राजपूत शक्तियों को नियंत्रित किए बिना कभी भी भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें सुदृढ़ नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करता है वो? इसके लिए वो जिस नीति और विचारधारा का प्रतिपादन करता है या जिस नीति को लागू करता है, उसको हम राजपूत नीति कहते हैं अकबर की। इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अकबर के दिमाग में राजपूत शक्तियां, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, उनके परंपराएं, ये सब जन्म से ही दिमाग में बनी हुई हैं। सबकॉन्शियस माइंड में लगभग वो जानता है कि राजपूतों का महत्व क्या है। इसलिए जब राजपूत नीति का निर्धारण होता है तो पहली बात है कि ये बनाई क्यों गई? ये बनाई गई मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता देने के लिए, मजबूती देने के लिए, ताकत देने के लिए। और क्यों बनाई गई? कि एक तरह से इससे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एकीकरण हो जाएगा, सामाजिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक एकीकरण। यहां तक कि मुगल राजनीतिक शक्ति के पर्याय बन जाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि मौर्य काल से भारत का समाज राजनीतिक शक्ति की जो सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ पॉलिटिकल पावर, उसको एक्सेप्ट कर चुका है, उसको स्वीकार कर चुका है। तो ये परंपरा मौर्य काल से चली आ रही है कि भारत का समाज अपने राजनीतिक नेतृत्व की तरफ देखता है और उसके साथ चलता है। तो भारत में जब अकबर ने अपनी राजपूत नीति को निर्धारित किया, उसको प्रतिपादित किया, उसको आगे बढ़ाया, तो उसका सबसे मूल उद्देश्य यही था कि मुगल साम्राज्य सुदृढ़ होना चाहिए। इसके लिए उसने उदारता, विवाह की नीति और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध की बात कही। और युद्ध करने के बाद अगर कोई शक्ति हार जाती थी तो वो बाकायदा उससे कहता था कि अरे भाई, अब तो तुम हार गए, अब मुगल अधीनता स्वीकार कर लो। हालांकि उसने भारमल की पुत्री हरखाबाई, जोधाबाई या मरियम उस्मानी से विवाह भी किया। ये राजनीतिक विवाह था और अकबर की राजपूत नीति लगभग मित्रता, उदारता, युद्ध, इन पर आधारित थी। अब मजेदार बात यह है कि आपने देखा होगा कि कॉलेज में या स्कूल में आपका जिन दोस्तों के साथ पहले झगड़ा हुआ, बाद में दोस्ती बहुत पक्की हो गई आपकी। ठीक ऐसा ही हुआ अकबर के साथ। अकबर ने राजपूत शक्तियों के एकीकरण में एक विशेष रुचि दिखाई और उसने राजपूत शक्तियों को एक किया। इसका उद्देश्य था। और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि मुगल साम्राज्य सुदृढ़ हुआ, भारत का यूनिफिकेशन हुआ, एकीकरण हुआ। और उससे भी बड़ी बात ये हुई कि भारत में जो क्या कहना चाहिए, राजनीतिक समीकरण है, वो किस तरह से देखे जाने लगे। उसमें सामाजिक तत्व जुड़े, जहां भारतीय इस्लामिक संस्कृति, इंडो इस्लामिक संस्कृति एक हो गई। अब देखिए, वो सती प्रथा का निषेध करता है, कहता नहीं होगी सती प्रथा। गो हत्या बंद करवाता है,
गोवध निषेध करता है और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। इससे क्या होता है कि भारत का जो समाज है ना, वो आर्थिक प्रेशर, यानी कि एक तरह से जो आर्थिक मतलब जो फाइनेंशियल प्रेशर है, वो प्रेशर कौन दे रहा है इनको? वो तो प्रशासन दे रहा है, क्योंकि वो आपसे जजिया ले रहा है। अकबर इसको समाप्त करता है। वो आपसे तीर्थ यात्रा कर लेता है, अकबर इसको समाप्त करता है। वो आपसे कुछ ऐसे टैक्सेस लेता है, अकबर हर तरह के टैक्सेस जो असमानता क्रिएट करते हैं, असमानता लेकर आते हैं, उनको खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये कदम भी राजपूत नीति के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। समझा जा सकता है कि अकबर की राजपूत पॉलिसी यानी कि राजपूत नीति अकबर की भारत के सामाजिक राजनीतिक स्थायित्व और एकीकरण को बढ़ावा देती है। अकबर की उदारता, जैसे कि फतेहपुर सीकरी में उसने जो संरचनाएं की, जो उसने महल बनवाए या जो कुछ भी बनवाया, उसमें इंडो इस्लामिक संस्कृति साफ तौर पे दिखाई देती। तो हम बात कर रहे थे कि आखिरकार अकबर का जो जीवन चक्र है, उसमें कौन कौन से पड़ा हुआ है? अकबर का राजपूत परिवार में जन्म, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करना, उसके साथ पलना और बढ़ना। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद देखा बैरम खान और महामंगा के नियंत्रण से बाहर निकलना, खुद के निर्णय लेने की क्षमता को स्थापित करना। और यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे वो राजपूत नीति की बात करता है। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, राजपूत नीति की, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफी है।